हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूट्यूब की पहली क्लास। संभवतः ये यूट्यूब की पहली क्लास ही होगी जो इस तरह से आपको इतिहास किसी ने पढ़ाया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी सन के हिसाब से दूंगा, यानी कि किस सन में किस साल भारत में क्या क्या हुआ। ठीक है, और हम ये आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और आपको सारी की सारी कहानी जो है ना आपके दिमाग में माइंड में बैठ जाएगी। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले कहानी शुरू होती है 1492 से। कहाँ शुरू होती है? 1492 से। ठीक है, अब 1492 में क्या था दोस्तों कि ये जो है ना, यहाँ पर ये पुर्तगाल दिख रहा होगा आपको। ये पुर्तगाल है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है और वो पुर्तगाल है। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों कि ये जो है ना इतना हिस्सा यूरोप का है। ये इसे यूरोप कहते हैं। तो यूरोप और भारत के बीच ना दोस्तों पहले से ही व्यापार चलता था। क्या चलता था? व्यापार चलता था। लेकिन बीच में जाके ना ये तुर्की दिख रहा है आपको, ये तुर्की, ये वाला देश तुर्की। तो यहीं के रास्ते से ना यहाँ से ये इस तरह से यहाँ से जाते थे और यहाँ से व्यापार ऐसे होता था। ठीक है, भारत से यहाँ पर आते थे इस तरह से, और यहाँ से भारत जाते थे। तो इस रास्ते से व्यापार भारत का पुराने टाइम से ही चलता रहता था। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए अब जो ये तुर्की दिख रहा है ना दोस्तों, ये तुर्की है ना। अब तुर्की ने क्या करा कि भारत से यहाँ पर जाने के लिए, अब यहाँ से है, और यहाँ से यूरोप से भारत में आने के लिए रास्ता बंद कर दिया। क्या कर दिया? रास्ता बंद कर दिया। और ये जो है ना बोलता था कि अगर यहाँ से होके जाओगे ना तो हमें शुल्क दोगे, यानी कि हमारे पास जो तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे यहाँ से जाने के लिए, तभी हम यहाँ से तुम्हें जाने देंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा शुल्क लेने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ का रास्ता बंद हो गया। ओके, जब यहाँ का रास्ता बंद हो गया तो क्या कहते हैं, पुर्तगाल से ना दोस्तों, पुर्तगाल से क्या हुआ, पुर्तगाल से है ना भारत की खोज के लिए क्या हुआ, एक व्यक्ति निकल पड़ा। ठीक है, और जिसका नाम था कोलंबस। ठीक है, तो जैसे निकल पड़ा तो उस टाइम तो कोई भी हेलीकॉप्टर होता नहीं था, हवाई जहाज होता नहीं था, तो उसके पास क्या था, समुद्री जहाज ही होता था सिर्फ। तो समुद्री जहाज के द्वारा वो यहाँ से निकल पड़ा। अब वो निकलते जा रहा है, इस तरह से निकलते जा रहा है, इस तरह निकलते जा रहा है, और वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, जैसे वो यहाँ पहुँचा तो वो सोचने लगा कि मैं भारत में पहुंच गया हूं। लेकिन जब बाद में पता चला कि भारत तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो इस स्थान को क्या कहा गया? वेस्ट इंडीज कहा गया। वेस्ट में है ना दोस्तों, क्योंकि इधर का ईस्ट होता है और इधर का हिस्सा वेस्ट होता है, तो ये वेस्ट में पड़ा तो इसको वेस्ट इंडीज कहा। ठीक है, इंडीज मतलब इंडिया के नाम पे ही पड़ा उसका नाम, वेस्ट इंडीज। वेस्ट में इंडिया है, ये वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो बाद में पता चला कि भाई ये तो अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, इतना सारे अमेरिका दिख रही है, ये तो अमेरिका का हिस्सा है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वापस चला जाता है अपने देश, वापस चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अमेरिका की खोज हो चुकी है। ठीक है, तो अमेरिका की खोज कैसे हुई है? अनजाने में हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? अनजाने में हुई थी। अब देखो, अब समय आता है 1498 का दोस्तों। क्या आता है? 1498 का समय आता है। अब पुर्तगाल से पुनः जो है, ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल से पुनः वास्को डी गामा भारत की खोज में निकल पड़ता है, क्योंकि अभी भारत की खोज नहीं हुई है ना। वो भारत को जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत में क्या क्या सामान पैदा होता है ना, क्या क्या चीज़ उत्पन्न होती है, पैदावार किस चीज़ की होती है, और वहाँ के भौतिक स्थिति क्या है, सब कुछ जानते हैं वहाँ के बारे में। तो उन्होंने बोल दिया ये तो भाई भारत नहीं है। तो भारत की खोज में फिर दोबारा से नहीं, अब की बार वास्को डी गामा निकल पड़ता है। ठीक है, तो वो यहाँ से है ना, यहाँ से होते होते इधर से अफ्रीका चल रहा है। ये अफ्रीका के किनार किनार से होते 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 ठीक है, वो कहाँ पहुँच गया? इस तरह से भारत पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पहुँच गया? इस तरह से भारत पहुँच गया। और इसने भारत के और अफ्रीका नहीं, यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज कर ली। तो इसे ही कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब क्या होता है, वास्को डी गामा को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ पर आया और यहाँ से वस्तुएं, बहुत सारे मसाले वगैरह यहाँ से लेके क्या हुआ, वापस चला गया। तो इसको कहा जाता है कि 60 गुना फायदा हुआ इसको दोस्तों। ठीक है, जैसे 1 रुपये की कोई चीज़ ले गया वो, तो 60 रुपये की वहाँ जाके बिकी वो। ठीक है, तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ, यानी कि आने जाने का खर्चा भी उसी के अंदर था, सब कुछ था, तो उसको क्या हुआ, 60 गुना मुनाफा हुआ। तो उसी को देखते देखते और अन्य व्यक्ति भी यहाँ पर आने लगे। ठीक है, अब ये दौर चलता रहा, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, व्यापार करते रहे। ठीक है, अब इस तरह से अब जो है टाइम पहुँच चुका है कहाँ, ठीक है, इतनी बात समझ गए ना आप। इस तरह से वास्को डी गामा ने खोज कर ली भारत की, और अब जो है अंग्रेज यहाँ पर आने जाने लगे। ठीक है, आने जाने लगे, और इस तरह से बहुत ही काफ़ी साल बीत जाते हैं, और उसके बाद की स्थिति क्या होती है देखिए। अब इधर देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं 1757 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 1757 तक हम पहुंच चुके हैं। यानी कि अब अंग्रेज जो है भारत में बहुत ही टाइम पहले आ चुके हैं, 1498 में आ गए थे। ठीक है, अब जो है भारत में आके वो इधर उधर रहने लगे हैं। ठीक है, अब उनके मन में ये आता है कि हम जो है, जो भारत के राजा हैं ना, उनको टैक्स देते हैं। क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। यदि हम खुद ही राजा बन जाए ना, तो हमें टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा, और ऊपर से हमें टैक्स मिल जाएगा। तो उनको 2 फायदे होंगे राजा बनने के। तो उन्होंने क्या करा है ना, उन्होंने क्या करा, सत्ता पाने की सोची। उन्होंने सोचा हमारी सत्ता बन जाए, है ना, सत्ता बन जाए, तो सत्ता बनाने की सोची, सत्ता बन, है ना, हमारी सत्ता बन जाए। तो 57 में क्या हुआ, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा दोस्तों। उसका नाम क्या था, प्लासी का युद्ध। क्या नाम था उसका, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में कौन कौन व्यक्ति शामिल था, तो इस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था, वो शामिल था, क्लाइव शामिल था। ठीक है दोस्तों, और 1757 की ये बात है। ठीक है, तो इसमें 2 व्यक्ति शामिल थे, सिराजुद्दौला और क्लाइव। आपसे इसमें 2 बात पूछेगा, कौन कौन शामिल था और कब हुआ, तो आपको ये ट्रिक याद करनी है, ये वाली। बंगाली सर 57 प्लस लाए, बंगाली सर 57 प्लस लाए। बंगाल से बनेगा बंगाल का नवाब, है ना, सर से बनेगा सिराजुद्दौला, है ना, कल बनेगा क्लाइव। ठीक है, बंगाली सर कल 57 प्लस लाए, 57 से बनेगा 1757। ठीक है, और प्लासी से बनेगा प्लासी का युद्ध। तो इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, कि ये सिराजुद्दौला जो था ना, ये युद्ध हार गया। अब क्यों हार गया, क्योंकि जो इसका सेनापति था ना, मीर जाफर नाम का, मीर जाफर। ठीक है दोस्तों, मीर जाफर ने धोखा दे दिया इसको, और ये जो है ना क्लाइव के साथ जाके मिल गया। क्योंकि क्लाइव ने इसको क्या करा था, इसको लालच दिया था कि यदि अगर तू हमारा साथ देगा युद्ध में ना, तो हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। तो लेकिन इसने वैसा ही किया, और सिराजुद्दौला युद्ध हार गया, क्योंकि सिराजुद्दौला का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था ये मीर जाफर। ठीक है, इसी के कंधों पर सारी की सारी कहानी टिकी हुई थी, और इसने युद्ध में भाग नहीं लिया, और ये सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। ठीक है दोस्तों, और इस युद्ध के अंदर क्लाइव को, यानी कि अंग्रेजों को, बहुत ही सारा धन प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, बंगाल पे लगभग कब्जा इसका होने वाला था क्लाइव का, और बहुत ही सारा धन इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए उसके बाद आगे की कहानी क्या होती है। अब कहानी बढ़ती है आगे को 1761 में। कहाँ पहुँचते हैं हम, 1761 में। तो देखो दोस्तों, अब 1761 में क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, किस किस के बीच होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। अब कहा यह जाता है कि अगर 1761 में पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठा नहीं हारते, तो कभी भी अंग्रेज भारत में नहीं टिक पाते, क्योंकि मराठा उस टाइम बहुत ही पावरफुल थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा हार जाते हैं। ये अहमद शाह अब्दाली कौन था, ये भारत के अंदर ना विदेश से आया था, विदेश से आया और इसने मराठों को हरा दिया और वापस चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मराठा युद्ध में हार जाते हैं, और अंग्रेजों की पावर उस टाइम और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को मराठों ने बहुत ज़्यादा हरा दिया था, कई युद्ध में हराया था इसने, मराठाओं ने। ठीक है दोस्तों,
तो 61 के बाद फिर कहानी शुरू, देखते हैं आगे की क्या होती है। फिर हम चलते हैं 64 पर दोस्तों। कहाँ चलते हैं? 64 पर। देखिए अब 1764 का टाइम आता है और अंग्रेजों को ना दोस्त बहुत सारा धन प्राप्त हो चुका है। यानी कि अब 1757 में ना उनको 1757 बहुत ज़्यादा उनको धन मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है दोस्तों। और धन ही क्या होता है दोस्तों? धन ही है ना आगे का डिसीजन लेता है कि कौन व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल होगा। तो 1757 में उसको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो जाता है। सही है, प्लासी के युद्ध में। अब अगला युद्ध दोबारा से होता है बंगाल के अंदर ही। ठीक है दोस्तों, बंगाल के अंदर ही दोबारा से दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए स्थिति क्या है। 1757 में जैसे ही ठीक है अंग्रेज जीत गए थे तो उन्होंने मीर जाफर को क्या कर दिया था? तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था, क्योंकि मीर जाफर ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मीर जाफर को क्या करा कि बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मीर जाफर से अंग्रेजों की बात नहीं बन पाई। ठीक है, तो उन्होंने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को क्या करा? बंगाल का नवाब बना दिया मीर कासिम को। ठीक है, तो ये मीर कासिम जो है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये मीर कासिम जो है ना दो लोगों से मदद मांगता है। ठीक है, दिल्ली का जो सम्राट है ना, यानी पूरे भारत का सम्राट जो है दिल्ली का सम्राट था, तो दिल्ली के सम्राट से ही मदद मांगता है कि सर देखिए आपका जो एरिया है ना वो बंगाल का एरिया, वहाँ पर जो है अंग्रेज कब्जा करना चाह रहे हैं। तो शाह आलम है ना युद्ध में सहायता करने के लिए आ जाता है। इसी तरह से अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उससे भी मदद मांगी जाती है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों यानी कि ये शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, ये तीनों के तीनों युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेजों के पास आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? हेक्टर मुनरो इस युद्ध में है ना अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ता है। क्या करता है? लड़ाई लड़ता है। ठीक है, और ये लड़ाई जो हुई थी 1764 में हुई थी। आप देखिए इसको ना बक्सर का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं इसको? बक्सर का युद्ध कहते हैं। अब देखो बक्से के 4 खाने होते हैं ना, बक्सा जो होता है 4 खाने होते हैं, तो 4 आ रहा है ना यहाँ पर, देखो 4 है ना, बक्सर का 64 में हुआ। अब देखो इसको आप, इसमें किस किस व्यक्ति ने भाग लिया, इसको कैसे याद करेंगे? देखो ट्रिक क्या है दोस्तों, साले कासिम बक्सा हटा ले नहीं तो सुझा दूंगा। साले कासिम बक्सा हटा नहीं तो सुझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो साले से बनेगा शाह आलम द्वितीय, कासिम से बनेगा मीर कासिम। ठीक है, और बक्सा से बनेगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, हटा से बनेगा हेक्टर मुनरो। ओके, सुजा से बनेगा शुजाउद्दौला। तो ये वाला और ये 3 व्यक्ति क्या थे? ठीक है, एक साथ थे। और मुनरो जो था, हेक्टर मुनरो, ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत ज़्यादा पावर हो गई थी, पैसा मिल चुका था उनको। ठीक है, तो अब जो है उन्होंने इस युद्ध को भी जीत लिया। पहला युद्ध जो जीता था धोखे से जीता था, यानी कि 1757 वाला युद्ध जो जीता था उन्होंने धोखे से जीता था। लेकिन 1764 का युद्ध जो जीता था उन्होंने अपने ही बलबूते जीता था। ठीक है दोस्तों, और उनकी पावर और ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि उनको लगने लगा कि हमने 3 व्यक्तियों को हराया एक साथ 3 व्यक्ति को हराया है। ठीक है, तो उनकी और ज़्यादा पावर बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ से ही अब अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है दोस्तों। ओके, है ना, यहाँ से ही अब अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हो जाता है। चलिए देखिए, अब देखो अब 100 साल हो चुके हैं दोस्तों। 1757 में पहला युद्ध लड़ा अंग्रेजों ने। ठीक है, और फिर वो 100 साल तक शासन करते रहते हैं। फिर है ना भारतीयों का उत्साह फूटता है 1857 की क्रांति में। पहली क्रांति होती है दोस्तों ये। ठीक है, तो 1857 में पहली क्रांति होती है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 1757 में अंग्रेजों ने पहली लड़ाई लड़ी और उसको जीत गए। उसके बाद क्रांति शुरू होती है 1857 में। ये भारत के लोगों द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है, और कहा जाता है कि अंग्रेजों की सेना में ना कुछ हिंदू और मुसलमान, सही है, सैनिक होते थे, सैनिक।
तो सैनिकों को ना मुंह से कारतूस खोल के है ना बंदूक में लगानी पड़ती थी। जो कारतूस बनती थी ना दोस्तों, उसमें गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगाते थे। इस तरह से ना वो सैनिक सोचते थे हिंदुओं का धर्म और मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो उन्होंने इस क्रांति को क्या करा दोस्तों, इस क्रांति को शुरू करा। और ये क्रांति कहाँ से शुरू होती है, ये मेरठ से शुरू होती है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो सत्ता उखेड़ देंगे ना, 57। अब इन्होंने सैनिकों ने सोची कि अंग्रेजों तुम्हारी सत्ता उखेड़ देंगे हम, तो 57 में ना, बहुत ही फेमस है ये तो, वैसे भी आप याद कर लोगे। चलो देखिए अब क्या होता है कि है ना, अब जो है 1869 में गांधी जी का जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म अब हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस वाली बात को आप ध्यान रखेंगे। अब कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर देखो गांधी जी चश्मा लगाते थे ना, चश्मा लगाते थे, आप इसको ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जो 6 है ना, 6 है, इसको इस वाले 6 को ऐसे कर लो, है ना, इसको 9 को ऐसे कर लो, तो चश्मा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, गांधी जी चश्मा लगाते थे, है ना, देखो एक ये एक ये, एक 9 का 0, 9 के अंदर 0 बन रहा है, 6 के अंदर 0 बन रहा है ना, 69। तो गांधी जी का जन्म 69 में हुआ ना। ठीक है दोस्तों, ये चश्मा बन गया और गांधी का जन्म 69 में हुआ। चलिए अब ध्यान रखना, गांधी जी का जन्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कहानी स्टार्ट होती है 1885 से दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट होती है कहानी, 1885 से। अब 1885 में क्या होता है कि कांग्रेस की स्थापना होती है। क्या होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा होती है। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब देखो कांग्रेस का जो चिन्ह होता है ना दोस्तों, क्या होता है, कांग्रेस का चिन्ह पंजा होता है दोस्तों। क्या होता है, पंजा। अब पंजे में देखो 1 2 3 4 5 उंगली होती हैं। ठीक है, तो 85 में ना 5 आ रहा है ना, तो 85 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, फिर 85 में ही इसका पहला शिखर सम्मेलन होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको 6 के 6 सम्मेलन बहुत ही आसानी से याद करवाने वाला हूं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर ये कांग्रेस की जो शुरू के 6 अधिवेशन थे, उनको मैं आपको बहुत ही आसानी से याद करवाने वाला हूं। अब देखिए, ये दोस्तों भारत है। क्या है ये भारत का नक्शा है। ठीक है ना, ये भारत का नक्शा है। ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है इधर की साइड का, और ये पश्चिमी से साइड का एरिया है। ये उत्तर की साइड का एरिया है और ये दक्षिण की साइड का एरिया है, यानी कि 4 एरिया में बटा हुआ है ना भारत। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये भारत का सीधा तरफ है ना, सीधी तरफ है। अगर आप भारत को ये सिर मान लो भारत का, ये हाथ मान लो भारत का, ये भी हाथ मान लो, ये पैर मान लो, तो है ना ऐसे आकृति बन रही है जैसे कि मतलब कोई इंसान हो, है ना ऐसे। तो आप इधर का सीधा हाथ मान लीजिए इसका। तो सबसे पहले कांग्रेसियों ने क्या सोचा था कि लोगों को हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीधी तरफ से उन्होंने काम करना शुरू करा। ठीक है दोस्तों, क्या करा, सीधी तरफ से उन्होंने काम करना शुरू करा। ठीक है, तो ये जो मुंबई है ना दोस्तों, यहाँ पे मुंबई है ना, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ही पहला सम्मेलन करा। क्या करा, पहला सम्मेलन करा। और मुंबई में क्या हुआ, 72 लोगों ने दोस्तों पार्टिसिपेट करा। ठीक है, यानी कि सम्मेलन हुआ कहाँ पर, मुंबई में पहला सम्मेलन, और 72 लोग उसमें शामिल हुए। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी। अब देखो बन वाला बन आ रहा है ना, ब और ना बन। ठीक है, अब देखो यहाँ के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अब ये कहते हैं भैया कि आप जो है ना पूरब की तरफ चलो, इधर को पूरब की तरफ चलो, यहाँ को ना इधर पूरब की साइड में चलो, यहाँ के लोगों को भी इकट्ठा करते हैं। अब देखो यहाँ पहुँचे कहाँ, कोलकाता पहुँचे। ठीक है, अब सारे लोग पहुँच चुके हैं कोलकाता, और कोलकाता में जाके लोगों से कहते हैं कि भाई है ना कांग्रेस बन चुकी है और आपको क्या करना है, कांग्रेस में शामिल होना है। तो दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कोलकाता में। ठीक है, पहला यहाँ पर, दूसरा कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी, दादा भाई नेहरू ने करी। अब देखो दादा 2 आ रहा है, द 2, जैसे बना रहा था पहले वाले में बन, है ना, बा से स्टार्ट है सारा का सारा, बम्बई बा और बा बन आ रहा था, दादा में 2 आ रहा है। तो दूसरे की अध्यक्षता किसने करी, दादा भाई नेहरू ने करी। ठीक है, अभी यहाँ का इकट्ठा हो गया एरिया, यहाँ का इकट्ठा हो गया एरिया। अभी क्या करते हैं, ये दोनों मिलते हैं, अब नीचे की साइड में जाते हैं, यानी कि मद्रास में जाते हैं। ठीक है, मद्रास में यहाँ जाके लोगों को इकट्ठा करते हैं कि भैया कांग्रेस बन चुकी है, आप इकट्ठा हो जाओ। तो तीसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ,
मद्रास में हुआ दोस्तों, ठीक है, मद्रास में हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता है किसने करी? बदरुद्दीन तैयब ने करी। तैयब, तैयब मतलब तीन, तीन तैयब, तीन तैयब, ठीक है। तो तीसरी अध्यक्षता तैयब जी ने करी। कहाँ पर हुआ? मद्रास में हुआ। अब ये सारे के सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अब ये इकट्ठा होके जाते हैं ऊपर की साइड में, ठीक है। कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद में जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद में जाते हैं। और इलाहाबाद में इसका चौथा सम्मेलन होता है ना। क्रम से चल रहा है दोस्तों। ये पहला चल रहा है 1885 में, फिर 86 में होगा, फिर 87 में होगा, फिर 88 में होगा, फिर 89 में होगा, फिर 90 में होगा, है ना। इस तरह से चलते जाएंगे। तो पहला 85 में हुआ था, जिस साल स्थापना हुई थी उसी साल इसका सम्मेलन मुंबई में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी, ठीक है। दूसरा कोलकाता में हुआ, सीधा हाथ उल्टा हाथ, पहले सीधे हाथ की तरफ, फिर उल्टे हाथ की तरफ, फिर पैर की तरफ, है ना, इधर। ये सारे लोग इकट्ठा हो गए। कहाँ गए? फिर गए इलाहाबाद में, ठीक है। फिर गए इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में जो अध्यक्षता करी वो किसने करी? वो करी जॉर्ज यूल ने दोस्तों, जॉर्ज यूल ने। अब देखिए, जो पहले थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी हिंदू थे, ठीक है। उसके बाद दादा भाई नेहरू जी आते हैं, ये यहूदी थे, ठीक है। उसके बाद ये तैयब जी मुस्लिम थे। उसके बाद ये कौन थी? अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल। तो इसमें सारे आ गए ना, हिंदू भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, और ये है ना, सब आ गए इसके अंदर अधिकतर, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है तो ऐसे बता देना आप, ओके। तो आपको ये चार, है ना, चार जगह याद होगी कहाँ कहाँ पर सम्मेलन हुआ, ओके। एक बार फिर रिपीट कराता हूँ आपको। देखिए इधर देखिए जरा। पहला सम्मेलन मुंबई में होता है, ठीक है ना। पहला सम्मेलन मुंबई में होता है ना। फिर दूसरा कोलकाता में होता है, पहले सीधी तरफ, फिर उल्टे हाथ की तरफ, फिर पैर की तरफ होता है। तीसरा यहाँ पर होता है दोस्तों। और चौथा इलाहाबाद में होता है ना, चौथा इलाहाबाद में होता है। अभी सारे के सारे लोग इलाहाबाद में मिल चुके हैं ना, इलाहाबाद में सारे लोग मिल चुके हैं। अब ये फिर वापस मुंबई जाते हैं, क्योंकि उस टाइम फ़ोन तो होता नहीं था, कुछ भी नहीं होता था उस टाइम तो ना, तो संपर्क तो हो नहीं पाता था। तो ये वापस जाते हैं भाई मुंबई में। कहते हैं कि भैया हमने भारत में सब जगह घूम लिए, पूरे भारत को हमने जागृत कर दिया है, ठीक है। मुंबई में आते हैं ये। मुंबई के बाद फिर, है ना, यानी कि मुंबई में आते हैं और 5वां सम्मेलन होता है इसका मुंबई में, ठीक है दोस्तों। 5वां सम्मेलन होता है। फिर मुंबई से फिर कोलकाता जाते हैं, फिर वापस इधर जाते हैं। इस तरह छठा सम्मेलन कोलकाता में होता है, ठीक है, ओके। 7वां नागपुर में होता है। बट आपको 6 ही याद करने शुरू के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस तरह से याद कर लेना, ठीक है, ओके। देखिए एक बार फिर देख लीजिए। पहला मुंबई में होता है, मुंबई से फिर यहाँ से इधर जाते हैं लोग, है ना। फिर यहाँ जाके इनको इकट्ठा करते हैं, दक्षिण वालों को, ये तीनों मिल जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर वापस आते हैं और फिर इधर जाते हैं ना, ऐसे इस तरह से 6 सम्मेलन इसके हो जाते हैं, ओके। हाँ, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार करी। कब करी? 1924 में, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। 1924 में बेलगाम, है ना, बेलगाम में, ठीक है, बेलगाम, है ना। बेलगाम अधिवेशन में इन्होंने 1924 में क्या करी? अध्यक्षता करी। इसको आप कैसे याद करोगे? देखो, गांधी जी बेलगाम थे, उन पर कोई भी लगाम नहीं लगा सकता था। गांधी जी बेलगाम थे, उन पर कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता था, और वो 24 घंटे बेलगाम रहते थे, 24 घंटे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं 1893 में दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। 86, 87, 88, 89, 90 तक मैंने आपको बता दिया क्या क्या हुआ, है ना। 91, 92 में ज़्यादा खास कुछ नहीं होता है। 93 पहुँचते हैं। 93 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 93 में 3 घटनाएं होती हैं, ठीक है। 93 में क्या होती है? 3 घटनाएं होती हैं। अब देखो, इसमें कुछ व्यक्ति बाहर गए और कुछ व्यक्ति, है ना, विदेश से भारत में आए। तो क्या हुआ? पहली घटना क्या हुई? स्वामी विवेकानंद जो थे ना, ठीक है, स्वामी विवेकानंद इंडिया से बाहर गए। कहाँ गए? अमेरिका गए, ठीक है। अमेरिका में क्या करने गए? शिकागो शहर जो है ना, वहाँ पर उसमें एक सम्मेलन चल रहा था, हिंदू धर्म सम्मेलन। उसमें भाग लेने के लिए ये वहाँ पर गए, ठीक है दोस्तों। और गांधी जी भी चले जाते हैं यहाँ से, इंडिया से। गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। तो 2 व्यक्ति 93 में बाहर चले गए, ठीक है। कौन कौन? स्वामी विवेकानंद
और गांधी जी, ठीक है, अफ्रीका गए। और कौन आया भारत के अंदर? तो एनी बेसेंट भारत के अंदर एंट्री कर जाती हैं, ठीक है। 93 में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए 94 में कुछ नहीं हुआ, 95 कुछ नहीं, 96, 97, 98, 99 और 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं 1905 पर दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये घटनाक्रम जो है, ये वाला घटनाक्रम। देखिए 1905 में क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन जो है ना, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देता है दोस्तों, ठीक है। क्या करता है कि बंगाल का विभाजन कर देता है। ये जो है ना, इधर देखिए जरा, ये जो बंगाल का एरिया है ना, ये वाला, इसको दो भागों में तोड़ देता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कर्जन ने 1905 में क्या करा? बंगाल का विभाजन कर दिया। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, 1905 में हुआ, ठीक है। आप बंगले को एक पंच मार के, यानी कि मुक्का मार के उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। किसने करा? कर्जन ने करा। क्यों करा? क्योंकि कर्ज हो गया था बहुत सारे बंगले पर ना, बहुत सारा कर्ज हो गया था, कर्जन है ना, तो बहुत सारा कर्ज हो गया था। जब कर्ज हो गया था तो इसको विभाजन कर दिया, यानी कि जिससे कर्ज लिया था उसे दे दिया, भैया इतना तुम ले लो इसको, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन करा, ठीक है। एक तरफ हिंदू ज़्यादा थे और एक तरफ मुस्लिम ज़्यादा थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम को उसने बांटने का काम करा, ठीक है। और जैसे ही इसने बंगाल विभाजन की घोषणा करी, तभी क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है। बंग भंग आंदोलन, यानी कि बंगाल को भंग नहीं कर सकते तुम, ऐसा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। स्वदेशी मतलब क्या था कि जो भारत के लोग थे उन्होंने ये सोच लिया था कि हम जो है ना अंग्रेजों का कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, अपने इंडिया की ही वस्तुओं को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, खाली मैं आपको ये बताने आया हूँ कि 1905 में क्या हुआ, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही 1905 में बंगाल का विभाजन हो चुका है, ठीक है दोस्तों, तो एक तरफ जो है ना, एक तरफ हिंदू आबादी ज़्यादा है, एक तरफ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो एक तरफ जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो जाती है, ठीक है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे। देखो 6 में पहुंच चुके ना हम, 5 के बाद 6 में पहुंच चुके हैं। तो मुस्लिम लीग अच्छी नहीं थी, मुस्लिम लीग अच्छी नहीं थी दोस्तों, खराब थी, है ना, ऐसे याद कर लेंगे अब इसको। तो मुस्लिम लीग अच्छी नहीं थी। अब किसने करी? आगा खां, क्योंकि मुस्लिम लीग आग लगाती थी हर जगह कि है ना, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अंग्रेजों से ना शिकायत करते थे ये कि हिंदू ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं करने देंगे, वैसे नहीं करने देंगे, आग लगाते थे, है ना। और सलीम महाराज, सलीम है ना, सलीम देखो मुस्लिम के अंदर ये छिपा हुआ है ना, सलीम सलीम, सलीम सलीम, ठीक है। तो दो व्यक्तियों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी, कहाँ पर? ढाका में, जो वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है, ओके। चलिए 6 तक पहुंच चुके हैं, अब 7 पे आते हैं। 1907 में क्या हुआ दोस्तों कि जो कांग्रेस थी ना, अब कांग्रेस के अंदर दो तरह, देखो किसी भी टीम के अंदर या किसी पार्टी के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे तरह के लोग होते हैं जो बिल्कुल क्या करते हैं? शांत रहते हैं ना, बिल्कुल ही प्यार से काम को लेना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक इस तरह के लोग होते हैं जो मार तोड़कर, है ना, मार तोड़कर सामने वाले को सीधा कर देते हैं, यानी कि कुछ लोग सीधे होते हैं और कुछ उग्रवादी होते हैं। तो 1907 में क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, 1907 में कांग्रेस जो है ना दो भागों में बढ़ गई। एक नरम दल में, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो शांत स्वभाव के थे, ठीक है, जैसे गांधी जी वगैरह हो गए ना, गांधी जी हो गए, जिनका स्वभाव शांत था, जो मार तोड़ लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे, है ना, ऐसे लोग एक तरफ को आ गए। और कुछ थे गरम, है ना, गरम दल के नेता, यानी कि उग्रवादी, ठीक है दोस्तों। उग्रवादी क्या थे? ये जो है ना मार तोड़ के, लड़ाई करके, है ना, अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, ओके। तो इसमें कौन कौन थे ये पूछता है हमसे। तो इसमें थे लाल बाल पाल, ये गरम दल के नेता थे, ठीक है दोस्तों। लाल से बनेगा लाला लाजपत राय, बाल से बनेगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बनेगा बिपिन चंद्र पाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि गरम दल के या उग्रवादी नेता बताइए कौन कौन है, तो आप इसको बता देंगे। तो साथ में क्या हो गया? ये साथ छोड़ के चले गए। कैसे याद करोगे आप इसको? इन दोनों ने साथ छोड़ दिया, साथ मतलब साथ छोड़ दिया, ठीक है। नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस बढ़ चुकी है,
इन्होंने साथ छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं, देखो 8 में कुछ नहीं हुआ, 9 में कुछ नहीं हुआ, 10 में कुछ नहीं हुआ, 11 में देखो। अब 11 में क्या हुआ दोस्तों कि दिल्ली में जो है ना जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। क्या करा जाता है? जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर 2 काम होते हैं दोस्तों। जैसे ही दिल्ली दरबार लगता है ना तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम 2 काम करते हैं। एक काम तो ये करते हैं कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था ना बंगाल का 5 में, उसको वो 1 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बंगाल को 1 कर देते हैं, यानी कि बंगाल का विभाजन जो था उसको रद्द कर देते हैं। ठीक है, 1 कर दिया इन्होंने, अब कि दोनों हिस्से बन गए थे ना एक हिस्से में, तो उसको 1 कर दिया। ठीक है, और दूसरा काम इन्होंने ये करा कि दिल्ली को जो है ना दिल्ली को राजधानी घोषित करा। ओके, यानी कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता ना होकर दिल्ली होगी। इससे पहले कलकत्ता थी। ठीक है दोस्तों, कोलकाता थी इससे पहले। अब जो है इन्होंने घोषणा कर दी कि राजधानी जो है ना अब दिल्ली को बना रहे हैं हम। तो 11 में घोषणा करी और 12 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। ठीक है, तो देखो दिल वाले बड़े होते हैं ना, 12 याद हो जाएगा आपको, दिल वाले बड़े होते हैं। 11 में घोषणा करी गई और 12 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। ठीक है, चलो आपको इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। देखिए उसके बाद में ना गांधी जी चले गए थे 93 में दक्षिण अफ्रीका। अब गांधी जी वहां से वापस आ गए दोस्तों, है ना। एक पांव से नहीं आए, एक पांव है ना, एक पांव से वापस आ गए वो गांधी जी। क्या हुआ? गांधी जी एक पांव के बल ही वापस आ गए, है ना। एक पंच, है ना, एक पांव पे वापस आ गए गांधी जी। ठीक है, चलिए अब गांधी जी की एंट्री भारत में हो चुकी है दोस्तों। ओके, गांधी जी की एंट्री भारत में हो चुकी है। तो देखिए अब आगे क्या होता है ना। देखो अगले साल 16 में क्या होता है। 16 में अब गांधी जी 2 साल तक आराम करेंगे, उसके बाद ही कुछ काम शुरू करेंगे वो भारत में रह के, है ना। अब भारत में आ चुके हैं। अब 16 में क्या होता है? अब 16 में दोस्तों 3 काम होते हैं। ठीक है, कितने काम होते हैं? 3 काम होते हैं। अब देखो नरम दल और गरम दल, ये जो दल बढ़ गए थे ना कांग्रेस के 1907 में। ठीक है दोस्तों, 1907 में जो नरम दल गरम दल बढ़ गए थे ना, तो वो अब 1 हो चुके हैं, उनमें सुलह हो चुकी है। सुलह मतलब 16, है ना। गरम दल और नरम दल में सुलह हो गई है। सुलह मतलब 16, है ना। तो वो 1 हो चुके हैं अब दोबारा से, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जब हम बिखरेंगे ना तो ऐसे अंग्रेज भारत से नहीं जाने वाले हैं, हमें 1 होकर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो 1 हो जाते हैं, सुलह हो गई उनमें। सुलह मतलब होती है सुलह, है ना, मतलब कंप्रोमाइज हो जाता है ना, सुलह हो गई उनमें। ओके, और होम रूल लीग की क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। ठीक है, होम रूल आंदोलन की स्थापना होती है। कौन करते हैं? एनी बेसेंट और तिलक करते हैं। ओके, अब देखो पूछता है किस किसने स्थापना करी, है ना, तो आप बता देना। देखो होम का रूल है, होम मतलब होम का रूल, हमारे घर का रूल है, कोई भी सेंट लगा के नहीं आएगा। एनी मतलब कोई भी सेंट लगा के हमारे घर में नहीं आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा। और हमारे होम का रूल ये भी है कि सब लोग तिलक लगा के रहेंगे। क्या रहेंगे? तिलक लगा के रहेंगे घर के अंदर, है ना। होम मतलब घर के अंदर। ओके, ठीक है, तो देखो होम से मतलब सोते भी ना, सोले, है ना, सोते भी हम सोले कहते हैं ना। तिलक लगा के सोले भैया, या सेंट लगा के सोले घर के अंदर, सोले, है ना, सोला आ गया। ओके, अब तीसरा काम क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ दोस्तों। क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ आ गए अब, यानी कि इनमें भी सुलह हो गया। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी क्या हो गया? सुलह हो गया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रहकर काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब आते हैं 17 में दोस्तों। ठीक है, तो 17 में क्या होता है? गांधी जी चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं गांधी जी। अब देखो चंपा आ रहा है इसके अंदर, चंपा ना, तो चंपा क्या होता है? चंपा एक साथ रहती है सबके, ना, चंपा एक साथ रहती है सबके, एक साथ, एक मतलब एक और एक साथ, है ना, तो चंपा एक साथ रहती है। ठीक है, तो गांधी जी ने शुरू करा 17 में चंपारण सत्याग्रह। ओके, चलिए 18 पे आते हैं। अब 18 पे आते हैं, है ना। 18 में आके देखो दो काम होते हैं दोस्तों। क्या काम होते हैं? 2 काम होते हैं 18 में। 17 में देख लिया चंपा एक साथ खड़ी रहती है ना, एक साथ रहती है सबके चंपा। अब क्या है? 18 में आ गए। अब 18 में गांधी जी ने क्या करा? 2 आंदोलन करे, है ना, खेड़ा आंदोलन
और अहमदाबाद मिल आंदोलन। सही है दोस्तों। अब देखो कैसे याद करोगे इसको, खेड़ा है ना, 18 साल का जो व्यक्ति होता है ना वो खड़ा रहता है हमेशा ना, किसी भी काम में आगे रहता है, पीछे नहीं हटता। ठीक है, यंग तो होता ही है, तो 18 साल का व्यक्ति खड़ा रहता है किसी भी काम में, है ना। और 18 साल की जो उम्र होती है वो अहम होती है बहुत ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, तो 2 काम हुए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए, है ना। 15 में वापस आए, 2 साल आराम, 1 साल आराम करा, 17 में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए हैं। 17 में हो गया, 18 में हो गया। अब देखिए 19 में ज़्यादा खास कुछ नहीं होता है ना। हाँ सॉरी, 19 में तो बहुत सारा कुछ होता है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि भारत के अंदर ना जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो है ना, ब्रिटेन से क्या हुआ कि रोलेट एक्ट बन के आया, एक नियम बन के आया, नियम बन के आया है ब्रिटेन से। और नियम बन के क्या आया, इस नियम के अनुसार जो अंग्रेज थे ना वो किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे, किसी को भी, और उन पर मुकदमा भी नहीं चलता था, डायरेक्टली पकड़ के बंद कर देते थे जेल में बिना मुकदमे के ही। ठीक है, और बिना दलील के, बिना मुकदमे के, है ना, व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद कर देते थे। ठीक है, तो इसी के विरोध में ना दोस्तों क्या हुआ, इसी के विरोध में, यानी कि रोलेट एक्ट जो था, ये रोलेट एक्ट, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग था, है ना। तो जलियांवाला बाग के अंदर क्या चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग चल रही थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग के अंदर क्या चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में हजारों लोग शामिल थे मीटिंग में। तो इसमें क्या था, एक ही गेट था जाने का अंदर, और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए अंदर क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, अंदर बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। और इसकी ना जो बाग था, इसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी दोस्तों ना, इसकी दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची थी चारों तरफ से, है ना। तो यहाँ पर बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बूढ़े भी थे, सभी थे इसके अंदर। तो क्या हुआ, जनरल डायर आया और उसने यहाँ पर आते ही ना गोली, अपने सैनिकों से गोली चलवा दी, और गोली, है ना, सैनिकों ने एक तरफ से सबको भूनना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हजारों लोग क्या हुआ दोस्तों, मारे गए। कुछ तो जब भाग दौड़ मच गई होगी यहाँ पर, है ना, तो जब भाग दौड़ मच गई होगी, दीवार पे चढ़ नहीं पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना, तो कुछ तो दब के मर गए, है ना, और कुछ लोग गोलियों से मर गए। तो हजारों लोग मारे गए दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक घटना थी दोस्तों। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि इतने सारे लोग एक साथ मारे गए हैं एक ही बाग के अंदर। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसमें ना जो संबंध है, डायर से संबंध है दोस्तों, से डायर से। ठीक है, जनरल डायर से संबंध यहाँ पर होता है। तो देखो जो जनरल डायर था ना वो डायन की तरह आया था। किसकी तरह आया था, डायन की तरह आया था, और उसने हजारों लोगों की जान ले ली, है ना। डायन जैसे आती है ना भूतनी, डायन, उस तरह से वो आया था और उसने हजारों लोगों की जान ले ली दोस्तों। ओके, देखो 19 मार्च को रोलेट एक्ट आया। ये ऐसा कानून था, किसी को भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, और इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। ठीक है, इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो व्यक्ति, हम इंडिया के लोग सोचने लगे कि ऐसे तो किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे ये, है ना। तो वहाँ पर एक बाग के अंदर मीटिंग चलने लगी, है ना, मीटिंग चलने लगी। और मीटिंग के अंदर क्या हुआ, हजारों लोग इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुए तो उस बाग के अंदर जाने के लिए रास्ता एक ही था सिर्फ। तो जनरल डायर ने उसमें आके गोली चलानी शुरू कर दी और हजारों लोग उसमें मारे गए, है ना। 13 अप्रैल को ये कांड हुआ दोस्तों, है ना, 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलो अब 19 में ही क्या होता है, शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या करते हैं, खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं। अभी खिलाफत आंदोलन क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था दोस्तों कि इस टाइम जो है ना प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। ठीक है, विदेश में जाके ना दुनिया लड़ रही है आपस में। 1914 से लेके 1918 तक, है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध चला। और इस युद्ध के दौरान ना अंग्रेजों ने क्या करा, तुर्की, है ना, तुर्की है ना, तुर्की, तो तुर्की पे कब्जा कर लिया दोस्तों, है ना। तुर्की की ज़मीन पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। और तुर्की में कौन था, खलीफा था। और उस टाइम क्या था दोस्तों, खलीफा को जो है ना मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, है ना, बहुत ही बढ़ चढ़ के उसको मानते थे, है ना, खलीफा को। तो खलीफा की जो देश है ना तुर्की, वहाँ पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो उसी के खिलाफ ही, है ना, जो कब्जा करा है उसी के खिलाफ ही ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया ना। खिलाफत, खलीफा थे ना तो खिलाफत, है ना, खिलाफत आंदोलन शुरू करा गया मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा।
ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। चलिए अब आते हैं 1920 में दोस्तों। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना साल रहा है ये भारत के लिए। तो देखिए 28 मई 2020 को है ना क्या होता है, जलियांवाला बाग से ना संबंधित एक रिपोर्ट आती है। क्या आती है दोस्तों? एक रिपोर्ट आती है। और ये रिपोर्ट कौन सी होती है? हंटर कमेटी की रिपोर्ट दोस्तों, क्योंकि जो वहाँ पे लोग मारे गए थे ना उसकी जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, है ना, हंटर कमेटी। तो उसकी रिपोर्ट आती है ना 28 मई 2020 को। तो आपसे पूछेगा हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आती है? तो 28 मई 1920 को। ओके, अब 1920 में ही इसके बाद ना 1 अगस्त 2020 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब आंदोलन जब स्टार्ट हो चुका है तो आंदोलन चल रहा है। पूछेगा आपसे किसके द्वारा शुरू करा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू करा गया, है ना। तो 17 में, 18 में और 20 में, ठीक है, फिर 30 में जाएगा इनका, है ना, 30 में, फिर 42 में। इनके 5 आंदोलन, इनकी डेट ये हैं, है ना। तो आप देख लीजिएगा कि 1 अगस्त 1920 से ना महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। अब इसके बाद 21 आती है, 1921 आती है ना। 21 में कुछ नहीं होता है, फिर 22 आती है। अब 22 में क्या होता है दोस्तों? 22 में क्या होता है? चोरी चोरा कांड होता है दोस्तों। अब चोरी चोरा क्या है? ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, जहाँ से योगी जी सांसद थे ना, बने थे कई बार, 5 बार बने थे सांसद, गोरखपुर, है ना। तो गोरखपुर में स्थान है ये चोरी चोरा। तो क्या चल रहा था यहाँ पर? चोरी चोरा में क्या चल रहा था कि यहाँ पर जो है ना असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो कुछ लोग जो है ना आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और इनको मारने लग जाते हैं। अब इनको मारने लग जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इनको आगे गुस्सा इन लोगों को, ये लोग अब है ना उल्टा पुलिस वालों पर डंडे लेकर, लाठी लेकर चढ़ गए, है ना। तो अब जब चढ़ गए तो ये वाले जितने भी पुलिस वाले थे भाग के कहाँ गए, है ना, थाने पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? थाने पहुँच गए, है ना। और थाने के अंदर जाके ना, जैसे ही थाने के अंदर गए, इन्होंने अपने आप को ना लॉकर में बंद कर लिया। ओके, लॉकर में बंद कर लिया। जब लॉकर में इन्होंने बंद कर लिया अपने आप को, तो क्या हुआ दोस्तों कि है ना जेल में अपने आप को बंद कर लिया इन्होंने अपने आप को। तो अब ये व्यक्ति जब इनको मारने गए थे तो अब इनको मार नहीं पा रहे थे, किस तरह से भी, है ना, मार ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा है ना, जो आंदोलनकारी थे इन्होंने करा क्या, है ना, एक अपनी गाड़ी में से मिट्टी का तेल निकाल लाए, है ना। गाड़ी में से ही अंग्रेजों की गाड़ी थी, वहाँ से मिट्टी का तेल, पेट्रोल निकाल लाए और पेट्रोल ला के इसके अंदर यहाँ छिड़क दिया, क्योंकि उनको मार नहीं पा रहे थे, वो अंदर बंद थे ना वो सबके सब। चाबी अपने पास रख ली उन्होंने। तो क्रांतिकारियों ने यहाँ मिट्टी का तेल डाला, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। इस तरह वो सारे के सारे जो पुलिस वाले थे ना वो सब मारे गए, ठीक है। इसे ही चोरी चोरा कांड कहते हैं। ओके, ये असहयोग आंदोलन में शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन के टाइम पर हुआ, ठीक है। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। अब देखो कैसे याद करोगे। देखो चोरी, रा आ रहा है 2 की तरह है ना, यहाँ पर आ रहा है 2 की तरह है, यानी ये एक सा है, चोरी चोरी एक सा है कि नहीं, एक सा। तो यहाँ भी एक से बनेगा ना। ओके, वैसे ही देखोगे ना, रा के अंदर 2 है, रा जो है 2 की तरह है ना, रा जो है 2 की तरह है। तो 22 में हुआ था चोरी चोरा कांड। ओके, सही है ना। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कहानी को रिलेट कर पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ पे आके ख़त्म हुई है कहानी। अभी चोरी चोरा कांड हुआ है ना। अब मैं इसके आगे आपको ना 1925 में क्या, है ना, 1923 में क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको लंबी वीडियो पसंद नहीं होती है। 2 वीडियो में पूरा आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा दोस्तों। ओके, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा, और सन आपको वैसे याद हो जाएंगी, है ना। ये सन और जो व्यक्ति हैं इससे संबंधित वो आप आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। जय हिंद, जय भारत।